हाँ, वो बस पूरा डिटेल बता देता हूँ। चलिए, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम जो है हर यूनिट का एक एक आपको एमसीक्यू वीडियो देंगे। तो हम अब जो है एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि हर जो जो यूनिट है आपके पास, टोटल 8 यूनिट है, तो हर यूनिट की आपको एक एक एमसीक्यू वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके जो बचे हुए जो टेस्ट हैं हमने थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया था, बाकी उसके बाद वो टेस्ट भी हो जाएंगे। और मैंने आपको, अगर हो सकता है, ग्रुप में इंफॉर्मेशन देख ली होगी, ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि एक हमने जो है नया कोर्स लॉन्च किया है, उसमें जो है प्योरली एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल्ड हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। टोटल जो है आपके पास, मैंने उसमें अगर आपने देखा होगा तो 20+ लेक्चर होंगे, ठीक है। और जो पुराने जो ओल्ड हमारे स्टूडेंट है उनके लिए उसमें देखा होगा कि कुछ कंसेशन भी किया होगा। बाकी जो भी कंसेशन वगैरह हो सकता है वो आप रमेश सर से डिस्कस कर लेना, ठीक है। अगर वो और कम करना चाहेंगे तो और कम कर देंगे। बात समझ आई? तो बाकी आपने देख लिया होगा, कोर्स प्राइस वगैरह देख लिया होगा। ये जो 20+ एमसीक्यू वीडियो वो इसलिए बनाई गई है ताकि आप, इतना बड़ा सिलेबस है तो इतने बड़े सिलेबस में आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि किसमें से कहां पर से क्या पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम वो डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगता है इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके पास जो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें ये कोशिश की जाएगी कि जैसे आपके पास 8 यूनिट हैं, तो 8 यूनिट में से सबकी आपके पास दो या तीन आपके पास वीडियो बनाए जाएंगे, हर हर यूनिट से रिलेटेड, हर यूनिट से रिलेटेड 2 या 3 वीडियो बनाई जाएंगी। और इसकी जो क्लास चलेगी वो आपके पास इवनिंग से, आज इवनिंग से स्टार्ट हो जाएगी। इवनिंग से आपके पास 7:10 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 7 आपके पास 10 मिनट, 7 आपके पास 10 से स्टार्ट हो जाएगी इवनिंग में, ठीक है। पीएम इवनिंग में आज से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि आप थोड़ा बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन समझ पाए कि किस तरीके से सॉल्व करने होंगे करके प्रॉब्लम को, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं, बाकी आपको यूनिट वाइज जैसा कि हमने पहले कहा था वैसा आपको हर यूनिट की एक एमसीक्यू वीडियो वो तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। 8 तो होंगे होंगे, हो सकता है इसी में 8 से ज्यादा भी हो जाए, 10 भी हो जाए, हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मैकेनिक्स से ही, ठीक है। पहले आपके पास पहले यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि वेक्टर एनालिसिस है। वेक्टर एनालिसिस में अगर हम बात करें तो पहला हमारे पास, अगर क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो पहला आपके पास एक पहला क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इफ इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, जरा बोलो। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। देन आपसे बोला आपके पास, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच आपसे कह रहा है कि एंगल क्या होगा करके, ए और बी के बीच एंगल क्या होगा। तो अब जरा देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का मॉडुलस अगर आपको दे रखा है और ए माइनस बी का अगर मॉडुलस दे रखा है, देखो ये जो वेक्टर वाला जो पोर्शन है ना, ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके ये मैथ्स में भी आएगा। और हाँ, इवनिंग वाली वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको, ठीक है। इवनिंग वाली आपको वीडियो जो है रिकॉर्डिंग पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगा। पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्लास जो है लाइव ही चलेगी, तो जो जो आपके पास क्वेश्चन कराए जाएंगे वही आपको कर रहे होंगे। पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है, अलग से। तो मैंने कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। देन आपके पास एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अब सबसे पहले आपको हमने, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान में आ रहा हो, कहीं पर हमने एक जगह डिस्कस किया था, आप इसमें ऑप्शन लिख लेना। 30 डिग्री है ऑप्शन, आपके पास 60 डिग्री है ऑप्शन, सी है 90 डिग्री, और ऑप्शन डी आपके पास 120 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आने हैं तो हम उसी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो अब जरा देखो, सबसे पहले हमने एक जगह देखा था कि ए वेक्टर आपके पास डॉट ए वेक्टर जो होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर होता है, इसका स्क्वायर होता है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का क्या होता है, जरा बोलो। स्क्वायर होता है। मतलब कहीं पर अगर मॉडुलस का स्क्वायर में अगर कोई क्वांटिटी अगर लिखी हुई है, उसको हम 2 बार डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं।
कहने का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल है, तो अगर मैं दोनों तरफ अगर इसका स्क्वायर कर दूं, जब किसी क्वांटिटी का मॉडुलस का स्क्वायर किया जाता है तो उसको दो बार डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसी को आपके पास उसी को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक बार आपके पास इस तरीके से, फिर डॉट प्रोडक्ट लगा के फिर से उसी को लिखा जा सकता है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं जरा बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा जरा देखो, ये आएगा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से अगर बात करें तो अगर यहां से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे जरा देखो, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या जरा जरा बोलो डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट ए होगा, ए डॉट ए क्या जरा बोलो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, फिर वैसे बी डॉट बी होगा, फिर बी डॉट ए होगा, ए डॉट बी भी होगा। अब आपने पढ़ा है कि जो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है जरा बोलो, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए डॉट, अगर मैं यहाँ पर ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं, दोनों क्या होते हैं जरा बोलो, सेम होते हैं। मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, पहली बात क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए आएगा, ए डॉट ए आएगा, फिर बी डॉट बी आएगा, प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, फिर यहां से बी डॉट ए डॉट बी, तो क्या लिख सकता हूं, 2a डॉट बी, क्योंकि आपके पास कम्यूटेटिव होता है तो दो बार लिखा जा सकता है। इसी को क्या क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, फिर इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस का 2a डॉट बी। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से कितना आएगा 2a डॉट बी, उधर आएगा आपके पास कितना माइनस 2a डॉट बी, एक दोनों जब दोनों एक ही तरफ आएंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं 4a डॉट बी इक्वल टू 0। अब 4 तो कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता है, तो कौन 0 होगा जरा बताइए, a डॉट बी 0 होगा। तो जब a डॉट बी 0 होता है, आपको पता होना चाहिए जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, अगर कहीं पर अगर हमको समझ में आता है कि a डॉट बी अगर कहीं पर अगर 0 आता है, ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है कि दोनों वेक्टर क्या है जरा बोलो, परपेंडिकुलर है। ये दोनों वेक्टर क्या है जरा जरा बोलो, परपेंडिकुलर है। आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट तभी 0 आता है जब आपको स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, ए डॉट बी कॉस थीटा, और थीटा जब आपके पास 90 होगा तभी जाके क्या होंगे जरा बोलो, ए डॉट बी क्या आएगा जरा बोलो 0। ये हमने देख रखा ना कि ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है जरा बोलो, ए बी कॉस थीटा, और बी जो होगा ए डॉट बी क्या होगा जरा बोलो 0। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हटा दें। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट, ठीक है, if the resultant of two vector the resultant of two vector of equal magnitude is equal to the magnitude of either vector, then what is the angle between these vector। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, तो उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये ऑप्शन है, क्या कह रहा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बोला, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है बोला है। ठीक है, ये हमने आपके पास एक वेक्टर ये लिया, दूसरा वेक्टर ये लिया, एक दो वेक्टर हैं, इनके रिजल्टेंट को हम क्या बोलते थे जरा बोलो, इसको हम बोलते थे आर वेक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे, आर वेक्टर। ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन। और इनके बीच आपके पास एंगल कितना है जरा बोलो, थीटा मान लिया। जब जो रिजल्टेंट लिखा जाता है उस रिजल्टेंट को हम क्या लिखते हैं जरा बोलो, रिजल्टेंट को लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो रिजल्टेंट होता है इन दोनों का ही वेक्टर एडिशन होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है जरा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसकी वैल्यू आती है किसकी, आर की, मैग्नीट्यूड की वैल्यू।
कितनी आती है जरा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पर क्या बोला ना इसने, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बोला, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है बोला है, जिसको हम आर बोल रहे हैं, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द, आपके पास ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है बोल रहा। ये जो आर का जो मैग्नीट्यूड है बोला है, जो भी आएगा वो किसके इक्वल है, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है बोल रहा। तो अगर हम बात करें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा आपके पास ए और बी में आपस में तो इक्वल है ही, ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है आपस में तो है ही, और साथ ही किसके इक्वल है जरा बोलो, रिजल्टेंट के लिए इक्वल है। मैंने लिखा ना आपके पास ऑफ, आपके पास इसमें लिखा है आपके पास आइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर बोलना, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगर हम इसमें कंडीशन लगाएं ए और बी अगर आपके पास सेम है और इसका और ये आर के इक्वल है, इसको मैंने कुछ एक्स से कंसीडर कर लिया, इन सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सब सेम है तो एक्स से कंसीडर कर लिया। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन में एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको थीटा की वैल्यू आपके पास पता चल जाएगी कितनी आ रही है करके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर यहां पर रखो, ये आ जाएगा, इसको ये रूट को इधर शिफ्ट कर देना है, ये आएगा एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आएगा, 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 2x, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस कितना आ जाएगा थीटा, इसको इस तरफ ले आइए, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास माइनस का 1/2, और आपको पता है कि कॉस थीटा जब माइनस 1/2 आता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, थीटा कितना होता है जरा बोलो, 120 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस रूट 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, फाइंड द एंगल मेक्स बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑन कर दो यार थोड़ा, एक्स एक्सिस जो एंगल बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। एक वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है, आपसे बोल रखा है आपके पास आई कैप रूट 2 जे कैप आपका के कैप, फाइंड द एंगल मेक्स बाय वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर हमने एक कहानी पढ़ी थी क्या, अगर एक वेक्टर है 3 डायमेंशन में, ये कोई अगर वेक्टर है, यहां से अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है, यहां से अगर ये वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा, जेड एक्सिस से ये एंगल क्या बनाता है जरा बोलो, गामा बनाता है। तो अगर ये इस वेक्टर की वैल्यू अगर हमने कहा था क्या है जरा बोलो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड अगर के कैप है, देन अगर हम जब कॉस अल्फा के बारे में बात करते हैं, कॉस अल्फा क्या होता था जरा बोलो, इसका एक्स का कंपोनेंट डिवाइडेड है इस वेक्टर का मॉडुलस, इस वेक्टर का मॉडुलस। ऐसे वाई से जो एंगल बनता था, ये किससे एंगल होता था जरा बोलो, कॉस अल्फा किससे एंगल है, एक्स एक्सिस से। वाई एक्सिस से जो होता था वो क्या होता था जरा बोलो, वाई का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, और जेड से क्या होता था जरा बोलो, जेड का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अगर आपको याद आ रहा हो, कॉस बीटा क्या होता था जरा बोलो, कॉस बीटा होता था ए वाई डिवाइडेड बाई ए, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस से एंगल है, ये वाई एक्सिस से है, और ये आपके पास जेड एक्सिस से। जेड एक्सिस से जो एंगल आता है वो आता है क्या जरा बोलो, कॉस गामा, और कितना आता है जरा बोलो, ए जेड डिवाइडेड बाई ए। अब अगर आप देख पा रहे हैं, मुझे किससे बताना है जरा बोलो, एक्स एक्सिस से एंगल बताना है, तो एक्स एक्सिस से एंगल क्या होता है जरा बोलो, एक्स का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, एक्स का कंपोनेंट कितना है जरा बोलो 1, इस वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा जरा बोलो, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 बाय आपके पास 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 बाय आपका ये 2 हो गया, 1 और 1 आपके पास 2 हो गया, 4 हो गया, तो 1/2 आ गया। कॉस थीटा यानी कॉस अल्फा अगर आपके पास कितना आ रहा है जरा बोलो, 1/2 आ रहा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, 60 डिग्री, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला अगर पता तो एक लाइन का सॉल्यूशन है,
ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि कहां से बातें आ रही हैं करके, फिर से एक बार थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी इक्वल टू आपके पास 0 है, ठीक है। देन इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ऑप्शन बी है ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ऑप्शन सी है आपके पास नाइदर आपके पास पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दिस। बताइए भी इसका मतलब क्या होता है। ए क्रॉस बी अगर 0 होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर कैसे होते हैं, जरा बोलो पैरेलल। क्यों? क्योंकि आपको अगर आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, जरा बोलो। यह आता है ए बी आपके पास साइन थीटा एन कैप। और आपको पता है कि अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, जरा बोलो। थीटा की वैल्यू 0 रही होगी नहीं रही, या आपके पास कितना 180 रही होगी। जब थीटा की वैल्यू 0 रही होगी तो इससे समझ में आता है ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। और जब 0 एंगल होता है तो ये समझ में आता है कि वेक्टर कैसे होते हैं, जरा बोलो। पैरेलल होते हैं। एंगल 0 होने का कहने का मतलब अगर एक वेक्टर अगर यहाँ होगा तो दूसरा वेक्टर भी कहाँ होगा, जरा बोलो। इधर ही होगा, तभी तो एंगल 0 होगा। समझ में नहीं आई बात? चलिए, अच्छा ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी बता दो। क्या रिप्रेजेंट करता है जरा बताओ। ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो। ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कि किसका है आपके पास, जरा बोलो। पैरेललोग्राम के एरिया को। याद आ रहा नहीं आ रहा, ये पता होना चाहिए सारी बातें। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखते चले जाऊंगा, फटाफट लिख लेना, ठीक है। वेक्टर में एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है, बेसिक सा। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ √3 टाइम्स ए डॉट बी, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऑप्शन ए आपके पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो आपसे क्या बोला, जरा देखो। ए और बी आपसे क्या है, जरा बोलो। ये आपके पास ये कंडीशन दे रखी है, तो आपसे क्या बोला, जरा बोलो। ए और बी के बीच एंगल। अच्छा ये क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। ए क्रॉस बी क्या होता है, जरा बोलो। ए बी साइन थीटा क्या होता है, जरा बोलो। एन कैप इक्वल टू कितना, क्या √3 कितना होगा, जरा बोलो। ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, ये ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब आपको पता है जरा मॉडुलस ऑफ एन कैप कितना हो जाएगा, जरा बोलो। ये तो हो जाएगा 1, बाकी ये तो मैग्नीट्यूड ही है, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3। कितना आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आ जाएगा साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा √3। और टेन थीटा जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये होता है 10 आपके पास किसकी, जरा बोलो। 60 की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो ये आ जाएगी आपके पास एंगल आ गया 60 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if its position vector then r अगर एक पोजीशन वेक्टर है तो आपसे बोला ग्रेडियंट ऑफ 1/r क्या होगा करके। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं -r वेक्टर बाय आपको आर स्क्वायर। ऑप्शन बी है r वेक्टर बाय आपके पास r क्यूब। ऑप्शन सी है r वेक्टर बाय आपके पास r। ऑप्शन डी आपके पास r वेक्टर आपके पास माइनस का r इंटू आर स्क्वायर इंटू r वेक्टर, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो मैंने इसका ट्रिक बताया था। सॉल्यूशन देखो, एग्जाम में आपको पता है कि समय की सबसे ज्यादा आपके पास अहमियत है, बिना समय के कुछ नहीं है वहां। मतलब आप ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी किसी प्रॉब्लम को खत्म करते हो करके, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीजें आपको याद हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये याद होने वाला ये एग्जाम ऐसा है जिसमें आप सबसे ज्यादा चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। सब याद ही करना है। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो हमने इसकी डायरेक्टली वैल्यू बताई थी। अगर कहीं पर मैंने बोला था
ग्रेडियंट ऑफ अगर आपके पास आर की पावर अगर एन आ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन आ रहा है, तो ये क्या था जरा बोलो, ये था आपके पास एन एन, ये कितना था जरा बोलो, एन प्लस टू, आर की पावर क्या था जरा बोलो, एन ऑफ आर वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आती थी जरा बोलो, एन, नहीं ये नहीं थी आपके पास, क्या थी एन आर की पावर एन माइनस टू ऑफ आर वेक्टर का मतलब, ठीक है, एन आर की पावर एन माइनस टू ऑफ आर वेक्टर, तो ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन की वैल्यू, ठीक है, हमने प्रूफ भी करी थी, आपको ध्यान में अगर आ रहा हो तो, एन आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है, आर कैप नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा आपको अब यहां से थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ग्रेडियंट ऑफ, इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है, ये ध्यान में रखना, इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो आप कहोगे यार ये तो हमको पता ही नहीं ऐसा होता है करके, ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब ही अगर डेल ये जो ऑपरेटर है, अगर इसके साथ यहां कोई अगर सिंबल नहीं है तो क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है इसका मतलब जरा बोलो, इसका मतलब अगर आप देख पा रहे हैं ये आर की पावर माइनस वन है, कंपेयर करो तो इसको, अगर ये आर की पावर एन है तो इसको ये होता है एन आर की पावर एन माइनस वन आर वेक्टर, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगा माइनस वन आर की पावर माइनस वन माइनस टू ऑफ आर वेक्टर, तो कितना आ जाएगा माइनस वन आर की पावर माइनस थ्री ऑफ आर वेक्टर, तो कितना आ जाएगा माइनस वन आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ग्रेडियंट ऑफ अगर आप समझ पा रहे हैं, आर की पावर आपके पास वन बाई आर जो है वो कितना आ रहा है जरा बोलो, जिसको आप ग्रेडियंट ऑफ आपके पास आर भी बोल रहे हैं, ये कितना आ रहा है जरा बोलो, आर वेक्टर बाई आर क्यूब, यानी कौन सा ऑप्शन ये। अब ये क्यों कहा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, डिटेल में आपको सॉल्यूशन आपने क्लास में कर रखा है, ठीक है। इसी तरीके से मुझे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। If R is position vector, then if R is position vector, then आपसे बोल रहा है आपके पास क्या, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बाय आर क्यूब कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिट्टो आया हुआ भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन डिट्टो आया हुआ भी है। ऑप्शन आपसे आपके पास पहला वन बाय आर स्क्वायर, दूसरा आपके पास वन बाय आपके पास आर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है जीरो, और चौथा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद आ रही हो तो, मैंने बोला था डाइवर्जेंस ऑफ कहीं पर अगर आपको दिखता है आर की पावर एन ऑफ आर वेक्टर, क्या दिखता है जरा बोलो, आपको ये पहले बात बताना चाहिए, डाइवर्जेंस किसका निकलता है हमेशा जरा बोलो, वेक्टर का, और ग्रेडियंट किसका निकलता है जरा बोलो, स्केलर फंक्शन का। ये बात है, ग्रेडियंट किसका डिफाइन होता है जरा बोलो, स्केलर फंक्शन के लिए। तो ये वेक्टर है आपके पास आर की पावर एन ऑफ आर वेक्टर, तो इसकी जो वैल्यू आती थी, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान में आ रहा हो, इसकी वैल्यू आती थी एन प्लस थ्री आर की पावर एन। देखो आप कहोगे सर ये तो डायरेक्टिव वाली बात होगी, हाँ इतना बड़ा सॉल्यूशन कहां करोगे वहां, ठीक है। तो यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ, अगर इसको ऊपर ले आओ तो कितना आ जाएगा, आर की पावर माइनस थ्री ऑफ आर वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बोलो, एन की वैल्यू कितनी हो जा रही है माइनस थ्री, तो आपके पास प्लस थ्री, आर की पावर कितना आ गया जरा बोलो एन, ये कितना आ गया जरा बोलो जीरो। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर आपके पास आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, जिसको ऐसा भी लिखा जा सकता है डेल डॉट ऐसे करके आर वेक्टर बाय आर क्यूब, आपको ये क्या लिख दिया करके, ठीक है, ये कितना आ रहा है जरा बोलो जीरो, ये समझ में आना चाहिए। ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है शायद पिछले बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ आर इज पोजीशन वेक्टर, और एन की वैल्यू यहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं, प्लस माइनस सब वैलिड है इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। आर इज पोजीशन वेक्टर, देन कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। या खाली कर्ल ऑफ आर वेक्टर ये भी पूछ सकता है, यहां इसकी जगह पे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा खाली आर की पावर एन, मतलब खाली आर वेक्टर, मतलब ये भी पूछ सकता है,
क्वेश्चन ये भी हो सकता है खाली आपके पास कर्ल ऑफ आर वेक्टर कर कैसे, कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने आइडेंटिटी आपको बताई थी। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा आर वेक्टर, तीसरा ऑप्शन है 2r वेक्टर और चौथा ऑप्शन है आपको 3r वेक्टर। इसके लिए भी हमने आइडेंटिटी बताई थी आपको, अगर याद आ रहा हो, कर्ल ऑफ r की पावर n r वेक्टर, ये कितना आता है जरा बोलो, ये आता है 0। ये हमेशा ये ध्यान में रखना, ये जो r वाले जो टर्म्स होते हैं ये सेंट्रल फोर्स फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंट्रल फोर्स फील्ड का जो हमेशा कर्ल जो आता है वो कितना आता है जरा बोलो, ये क्या है, ये है क्या, कर्ल है। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये जरा बोलो कर्ल। और सेंट्रल फोर्स फील्ड का हमेशा कर्ल कितना आएगा जरा बोलो, अगर कोई वेक्टर फंक्शन है जिसको मैंने बोला a, अगर ये सेंट्रल फोर्स फील्ड है, सेंट्रल फोर्स फील्ड मतलब क्या होता है, जो किस पे डिपेंड करता है जरा बोलो, r पे डिपेंड करता है। सेंट्रल फोर्स फील्ड मतलब ऐसा फोर्स जो r पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा फील्ड जो r पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनका कर्ल हमेशा कितना आता है जरा बोलो, 0। जब इनका कर्ल 0 आता है तो इनको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, कंजर्वेटिव आपके पास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जब भी कर्ल 0 आता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0, तो ये कंजर्वेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाटएवर भी तो r की पावर n चाहे कुछ भी हो, ये n की वैल्यू 1 2 3, जैसे अगर मैं इसमें देखूं या इसमें देखूं, इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा बोलो, 0। ये ध्यान में रखना, चाहे यहाँ पर आपके r³ दे, r की पावर 4 दे, कुछ भी हो। अब ये r की वेक्टर अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा हो तो यहाँ पर अगर आप समझ पा रहे हैं तो r की पावर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कर्ल ऑफ कितना, r की पावर 0 ऑफ r वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये भी कितना आएगा, 0। मैं कह रहा हूँ इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर यहाँ पे इनकी वैल्यू 0 रखूंगा तो कर्ल ऑफ कितना रहेगा, r वेक्टर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्डा k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप 5 है आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर इफ लैम्डा इज इक्वल टू, अगर लैम्डा की वैल्यू होगी बोल आपसे, पहला 1, ऑप्शन आपके पास बी है 2, ऑप्शन सी आपके पास 3, ऑप्शन डी आपके पास 4, ये ऑप्शन, ठीक है, जरा बोलो ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, आपसे ये बोला कि अगर आप समझ पा रहे हैं ये वेक्टर 3 वेक्टर कोप्लेनर है। आपको ये पता है अगर वेक्टर का 3 डायमेंशन में 3 वेक्टर होते थे, जब हम उनका स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करते थे a डॉट b क्रॉस c, तो क्या रिप्रेजेंट करता था, याद है क्या रिप्रेजेंट करता था जरा बोलो, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता था। क्या रिप्रेजेंट करता है जरा बोलो, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। इसी को और कैसे लिखा जा सकता था, इसी पूरे को लिखा जाता था ऐसे ए बी सी, और ये किसको रिप्रेजेंट करता था जरा बोलो, मतलब ये किस में सॉल्व होता था, डिटरमिनेंट में। मतलब आप अगर इसको ये जो आपके पास 3 वेक्टर को हैं, इनको किसमें, क्योंकि ये वैल्यू कैसे आनी, स्केलर आनी है, और इसको सॉल्व किसमें करते थे जरा बोलो, हम डिटरमिनेंट में सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे सुनना, आपसे क्या मैंने ये कोप्लेनर की बात क्यों करी, जरा समझने की कोशिश करना। अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, हमने 3 वेक्टर जब हम डिस्कस करते हैं तो 3 वेक्टर आपके पास हमेशा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 3 डायमेंशन में। उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, उनका जो स्केलर प्रोडक्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है जरा बोलो, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम ऑफ पेल्लोपाइड आपने देख रखा है। लेकिन जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे, क्या वो वॉल्यूम बना पाएंगे? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, जब एक ही प्लेन में होंगे वॉल्यूम बना पाएंगे क्या? नहीं। वॉल्यूम तो तब बनेगा जब अलग अलग आपको डायरेक्शन में होंगे। तो एक ही प्लेन में वॉल्यूम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो वॉल्यूम कितना आएगा जरा बोलो, जब एक ही प्लेन होंगे तो 0 होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपको बताइए ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है।
तो वॉल्यूम अगर ये जो आएगा ये वॉल्यूम कितना आएगा जरा बोलो 0। तो मैं यहां से इसको वैल्यू रख देता, कितना आएगा जरा बोलो 2, कितना -1 लैम्डा, फिर कितना आएगा जरा बोलो 1 2 -3, ये आएगा 3 -4 और कितना आएगा जरा बोलो 5। सॉल्व करिए और लैम्डा की वैल्यू मुझे बताइए फटाफट। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर देते हैं। यहां से आपके पास सबसे पहले 2 आप बाहर लिख लीजिए। ठीक है, यहां से आपके पास 2 हमने बाहर लिखा, कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा 10, आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, माइनस आपके पास कितना आ जाएगा 12, फिर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये दो, ये आपके पास कॉलम क्लोज, ये आ जाएगा 5 प्लस 9, फिर कितना आएगा जरा बोलो प्लस लैम्डा, ये रो ये कॉलम क्लोज, माइनस आपके पास और -10 इक्वल टू कितना आएगा जरा बोलो 0। डिटरमिनेंट अगर सॉल्व नहीं करनी आती तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो कुछ है ही नहीं ना। माइनस आपके पास 10, ये कितना आ जाएगा जरा लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा जरा बोलो 0। ठीक है, ये कितना आएगा 10, इस इन दोनों को सॉल्व करिए, -10 लैम्डा इक्वल टू 0, तो 10 लैम्डा इक्वल टू 10, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई जरा बोलो 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? आपको ये भी बता रहा हूं कि क्या कहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है करके, टेंशन मत लीजिए। अब मैं जो है कुछ आइडेंटिटी आपको लिखा दे रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैंने पहले कहा, ठीक है, ए वेक्टर के इक्वल एक आइडेंटिटी होती थी डाइवर्जेंस ऑफ आपके पास ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा बोलो 0। अच्छा, आप कहोगे सर ये ए वेक्टर क्या है, ये भी बता दे रहा हूं। यहां ए वेक्टर क्या होता है, कांस्टेंट वेक्टर होता है, और दूसरा आर वेक्टर क्या होता था जरा बोलो, ये क्या होता है जरा बोलो, पोजीशन वेक्टर। ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना सारी आइडेंटिटी। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा होता था आपके पास कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर, ये ध्यान में रखना, ये 2a वेक्टर के इक्वल आता है। ठीक है, चौथी अगर मैं बात करूं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5, ये 0 होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कितना होता है जरा बोलो 0। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ये कितना होता है जरा बोलो, ये भी 0 होता है। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ ए वेक्टर डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रल इज 0 फॉर अ क्लोज पाथ, या कर्व लिख सकते हो, बात देखिए, देन ऑप्शन ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर 0, दूसरा है आपका ऑप्शन है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर या कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, आपने ये देख रखा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, जब भी हम लाइन इंटीग्रल को क्लोज पाथ में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, जब किसी लाइन को क्लोज पाथ में इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या आता है जरा बोलो, किसके इक्वल आता है, ये आता है सरफेस इंटीग्रल के कर्ल के वेक्टर फंक्शन के इक्वल। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम है, अगर आपको याद आ रहा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, जब भी किसी लाइन का आप लाइन इंटीग्रल करते हो क्लोज पाथ में, वो किसके इक्वल होता है जरा बोलो, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन आपके पास इनटू डीएस,
ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल के इक्वल आता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है जरा बोलो, स्टोक्स थ्योरम है। इसी को हम, ये जो कर्ल है आपको पता है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर आपके पास कितना है करके, कर्ल को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है जरा बोलो, इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है 0। तो इसका मतलब हुआ कि कर्ल ऑफ, अगर आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0। अब जरा देखो, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, एरिया कैसे 0 होगा, यानी कि इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 हो सकती है। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बोलो, 0। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ V is the gravitational potential if V is the gravitational potential on the surface of thin spherical shell, then potential at the center of the shell, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास V, दूसरा ऑप्शन है 2V, तीसरा ऑप्शन है 3/2V और चौथा ऑप्शन है आपके पास 0। ये ऑप्शन है। इफ V is the gravitational potential on the surface of thin spherical shell बोला, then potential at the center of shell बोला, तो शेल के सेंटर पोटेंशियल कितना होता है। तो आपने देख रखा है, स्फेरिकल शेल अगर होती है जिसका मास m होता है, रेडियस अगर r होती है, तो उस स्फेरिकल शेल के सरफेस में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता था, याद है कितना आता था, gm बाई कितना आता था जरा बोलो, r आता था। ये कहां पर आता जरा बोलो, सरफेस पे, जिसको हम क्या लिखते थे, V नॉट लिखते थे, V नॉट। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जरा बोलो, कहां पर पोटेंशियल है, सरफेस पर पोटेंशियल है। ठीक, अब अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, अगर हम किसी, याद है हमने किसी इंटरनल पॉइंट पे बात करी थी, पॉइंट P पर, किसी भी पॉइंट पर, अंदर किसी पॉइंट पे कितना आता था, अंदर किसी पॉइंट पे, अगर मैंने यहां से सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P पे लिखा है, तो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आता था, फिर से अगेन कितना आता था जरा बोलो, gm/r। मतलब किसके इक्वल आता था जरा बोलो, बिल्कुल सेम डिट्टो, वही वाला पुराना वाला ही, यही वाला, ये यानी कि सरफेस के जैसा इक्वल आता था। अंदर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है जरा बोलो, सरफेस के इक्वल होता है। इवन सेंटर पर भी अगर आप बात करोगे तो भी कितना होगा जरा बोलो, ये कितना होता है जरा बोलो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम r। अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है जरा बोलो, या था माइनस का gm/r, और विच इज क्या जरा बोलो, कांस्टेंट रहता है पूरे शेल के अंदर। मतलब आपको जितना सरफेस पे दिखता है उतना ही कहां दिखता है जरा बोलो, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल दिखता है। ये दोनों सेम आ रहे नहीं आ रहे, इसका मतलब V आपके पास जो है वो आपके पास कितना जरा बोलो, V इनसाइड रहता है, और V नॉट कितना था जरा बोलो, इसकी वैल्यू कितनी थी, दे रखी थी आपको, तो V, तो V इनसाइड भी कितना हो जाएगा जरा बोलो, V हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तो इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 0, ये ध्यान में रखना। और स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होती है। अगर आपसे ये भी बात जरा ध्यान सुन लेना, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछी या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, दोनों सेम तरीके से वेरी करते हैं, दोनों के रिलेशन सेम होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपसे कहीं पर, अगर जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं यहां पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख दिया, और अगर बोल दिया सरफेस पे पोटेंशियल V है, तो इसके अंदर कितना होगा, इस शेल के अंदर, तो कितना आएगा, ऑप्शन आंसर बिल्कुल सेम क्या आएगा, सेम आएगा। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो रिलेशन होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अगर मैं अगर पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर कितनी होती है, इस सेल के अंदर 0, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी होती है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द रेशियो ऑफ, ये आया अभी एक एग्जाम में, रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर, at the center and on the surface of a solid sphere is, पहला ऑप्शन है 1/2:1, ऑप्शन बी है 1:1, ऑप्शन सी है 3/2:1, ऑप्शन डी है 2:1। ये द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट द सेंटर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए आपको बताना है, ठीक है, कहां पर बताना जरा बोलो, सेंटर पर, और कहां बताना जरा बोलो, किस किस का रेशियो बताना है, सरफेस। तो अगर आपको याद आ रहा हो किसी सॉलिड स्फीयर के लिए, मैं डायरेक्टली बात करूंगा, सॉलिड स्फीयर के लिए आपने रिलेशन लिखा था कि जो सेंटर पे जो पोटेंशियल आता था, सेंटर पर कितना आता था, 3/2 टाइम्स GM बाई कितना आता था जरा बोलो, R आता था, और सरफेस पोटेंशियल कितना आता जरा बोलो, ये आता था GM बाई R। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे, सेंटर डिवाइडेड बाय अगर आप क्या करोगे जरा बोलो, सरफेस, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, GM से R से कैंसिल हो जाएगा, खत्म। तो 3/2 रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3/2 रेशियो कितना आ जाएगा जरा बोलो, 1। ये पता होना चाहिए, सेंटर पर होता है, ये कहां पर पोटेंशियल लिखा है मैंने, सेंटर पर, ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, the orbital velocity, the orbital velocity of a satellite revolving in an orbit near the earth surface, earth surface does not depend on ठीक है, पहला मास ऑफ सैटेलाइट, दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ, तीसरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, चौथा मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के अराउंड किसी सैटेलाइट को जब हम रिवॉल्व करते थे नियर, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो ये किस बात पे डिपेंड करता है जरा बोलो, सेंटर से अगर हम ये डिस्टेंस अगर देखें, ये अगर R है और ये हाइट अगर h हाइट से अगर हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, अगर इसकी वेलोसिटी अगर v है, तो v जो आता था कितना आता था जरा बोलो, ये आता था GM बाई R आता था। ये किसका रिलेशन है जरा बोलो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ये रिलेशन किसका है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब ये जो R होता है ना, ये जो अगर आपको दिख रहा है यहां से यहां तक R है, ये क्या है जरा बोलो, R, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो जब आप ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपके पास रिलेशन देखोगे, G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कितना आएगा जरा बोलो, R प्लस H, ठीक है, याद हो। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये मास किसका होता है जरा बोलो, ये मास होता है अर्थ का, ठीक है, और यहाँ पर अगर स्मॉल m मैंने किसका मास माना है जरा बोलो, सैटेलाइट का। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना, ये किसका मास आ रहा होता है जरा बोलो, ये आपका अर्थ का मास है, ये मास किसका, अर्थ का, और रेडियस किसकी जरा बोलो, अर्थ की। या फिर आप ऐसा
रेडियस आती है। हाँ डिपेंड करती है। दूसरा, हाँ ये समझना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑर्बिट पे डिपेंड करती है क्या, रेडियस के ऑर्बिट की रेडियस क्या है, जरा बोलो स्मॉल आर। हाँ स्मॉल आर पे भी है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब सेंटर से ये जो आर है ये क्या है, ये इस पे डिपेंड करती नहीं करती, बिल्कुल करती है। मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है क्या, बिल्कुल डिपेंड करती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती, जरा बोलो, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट, द एरियल velocity of planet around sun around sun is, पहली बात ये कांस्टेंट होती है वेरिएबल होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि आपके पास वेरिएबल होती है कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। यही आपके पास क्या है, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। इज आपके पास क्या होगी, क्या पहला ऑप्शन आपके पास है, ये होती है आपके पास किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू लिखना। दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, इफ लिख देना आपके पास क्या, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और एम है मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, दूसरा एल बाय आपके पास एम। तीसरा ऑप्शन है 12 बाई एम। ऑप्शन डी है आपके पास m बाई 12 वेक्टर। बोलो भाई एरियल वेलोसिटी क्या आता है ये चार ऑप्शन दे रखे। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जो एरियल वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, जरा बोलो, एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी। ये कितना आता है, जरा बोलो, एल बाई आपके पास कितना आता है, जरा बोलो 2m। और ये क्या रहता था, जरा बोलो, कांस्टेंट। क्यों, आपको ये समझ में आना चाहिए। आपसे जब भी पूछेगा प्लेनेटरी मोशन के टाइम पर क्या चीज कांस्टेंट रहती है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो उसको भी बना देंगे। चलो, प्लेनेटरी मोशन के टाइम पर आपको ये समझ में आना चाहिए क्या कांस्टेंट रहता है, जरा बोलो, एल कैसा रहता है, जरा बोलो, कांस्टेंट रहता है। प्लेनेट का मास तो कांस्टेंट है ही, जब प्लेनेट का मास कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो डीए बाई डीटी भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, if E is the gravitational field intensity and V is the gravitational potential, then correct रिलेशन। करेक्ट रिलेशन क्या होगा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है E इक्वल टू आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ आपके पास V। दूसरा E इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ V। ऑप्शन सी है E इक्वल टू कर्ल ऑफ V। ऑप्शन डी है E इक्वल टू माइनस ऑफ V। बोलो भाई, अगर आपसे बोला E आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है और V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, आपने बहुत बार पढ़ रखा है। ठीक है, बताओ इनमें जो करेक्ट रिलेशन होता है क्या होता है, E इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V। ये जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम बात करें तो आपने ये रिलेशन बहुत बार देख रखा, E इक्वल टू माइनस का dv बाई डी आर। ठीक है, ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और किसमें रिलेशन, जरा बोलो, ये होता है आपके पास ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी में। इसी को जब हम बात करते हैं ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसी को ये लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ V लिखते हैं, ऐसे करके। ये बात समझ आई नहीं आई, इसी को क्या लिखा जाता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल में रिलेशन है भाई, ये ध्यान में रखिएगा।
ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक आपके पास पोटेंशियल, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक आपके पास फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन, तो वो क्या होगा? यही होगा। समझ में आई बात? ये ध्यान में रखना है, ये आपके पास पहली बात कर ले तो स्केलर फंक्शन का डिफाइन होता ही नहीं है, और डाइवर्जेंस भी स्केलर फंक्शन का डिफाइन होता ही नहीं है। ग्रेडियंट होता है स्केलर फंक्शन का, ये आपको ऐसे पता चलता नहीं चाहिए। ये आप रिलेशन कैसे लिख सकते हो? आपके पास ये वेक्टर को आपके पास नेगेटिव ऑफ भी, ये तो ऐसे दिमाग लग जाना चाहिए। ठीक है, ये समझना आपसे। चलिए हटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वर्क डन बाई ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तीसरा है, ठीक है, तीसरा लिखना आपके पास टोटल एनर्जी, ऑप्शन डी है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो बताओ, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी, किसके इक्वल होता है? टोटल नहीं, ये तो नहीं, ये करना है फिर। वर्क डन बाय जो ऑल टाइप ऑफ जो फोर्सेस होते हैं, ये है कि ये थ्योरम क्या है? यह वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम है? वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन जो भी होगा ऑल फोर्सेस की वजह, किसकी वजह से? ऑल फोर्सेस की वजह, किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान में रखिएगा। ये जनरल स्टेटमेंट होता है बच्चों, ठीक है। ये हर जगह पर अप्लाई होता है, चाहे आपके पास फोर्स कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, सूडो फोर्सेस हो, कैसे भी फोर्सेस हो, ठीक है। तो ये हर जगह पे स्टेटमेंट, इसी का रिजल्ट होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप जो लगा दो वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अप्लाई होता है। अगर आप बात करोगे ना कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ठीक है, फॉर ओनली, अगर मैं बात करूं फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको, फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो वर्क डन होता है, ये होता है नेगेटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपसे बोले ना, अगर आपसे बोले फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये कब होता है जरा बोलो? जब फोर्स कैसे होते हैं जरा बोलो? कंजर्वेटिव। अगर हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन किसके इक्वल होता है जरा बोलो? नेगेटिव टाइम्स क्या होता है जरा बोलो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ये बात ध्यान में रहेगी, क्यों? ये बात, दोनों बातें। इन जनरल क्या होता है स्टेटमेंट? इन जनरल स्टेटमेंट क्या? वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस किसके इक्वल होता है जरा बोलो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन किसके इक्वल आता है जरा बोलो? किसके इक्वल आता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पता होना चाहिए। ठीक है, हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टू बॉडीज ऑफ masses mn4m are moving with the same kinetic energy. The ratio of their linear momentum will be, पहला ऑप्शन है 4, 1/2, ऑप्शन सी आपके पास 1/4, ऑप्शन डी है 1। चलो बताओ फिर क्या होगा ऑप्शन?
बोलो क्या आएगा? टू बॉडीज ऑफ मासेस बोला mn 4m आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी रेशियो, सेम काइनेटिक द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको काइनेटिक एनर्जी पता हाफ एम वी स्क्वायर, पता नहीं पता है? इसका मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या होता है? 1/2 m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करो। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और mv का होल स्क्वायर क्या होता है जरा बोलो, क्या होता है जरा बोलो? p। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है जरा बोलो, क्या होता है जरा? k इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। ये तो डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको। ठीक है, p की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 2mk। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। आपसे क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी सेम है। पहले वाले पार्टिकल के लिए अगर मैं बात करूं किसके लिए, m के लिए, तो कितना आ जाएगा? 2mk काइनेटिक एनर्जी आपके पास लिख दी। दूसरे के लिए बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2m, मास की जगह कितना आ जाएगा जरा बोलो? 4m इंटू कितना आ जाएगा जरा बोलो? k। अब इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? p1 बाई p2 इक्वल टू कितना आएगा? ये जब डिवाइड करोगे तो इनको 2mk बाई 2mk। अच्छा जरा देखो 2mk कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 का, ये 4 का बाहर आएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लो दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f इक्वल टू 2x plus 3, then find the work done by force from x equal to 0 to x equal to 2। इस टाइप का क्वेश्चन आया भी है। वो एग्जैक्ट मैंने डेटा नहीं लिखा है, डेटा मैंने बदल दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए काम इसी तरीके से होगा। लेकिन ठीक है, चलो ऑप्शन लिख देते हैं 10, 12, 15, ऑप्शन डी आपके पास 20। तो आपसे क्या कह रहा है? एक फोर्स बोल रहा है, ठीक है, जो एफ इक्वल आपके पास क्या दिया जाता है जरा बोलो? 2x plus 3। देन आपके पास वर्क डन बाय द फोर्स बोला, जब कहां से कहां आपके पास डिस्प्लेस करे जरा बोलो? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक जब बॉडी को ले जा रहे हो। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है जरा बोलो? f dx। 0 से कहां? 2, तो कितना आ जाएगा? f की वैल्यू कितनी है? 2x plus 3। कितना आएगा जरा बोलो? dx 0 से 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, ये आ जाएगा 0 से 2, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 4, 2 और 3 6, कितना आ गया? 10 जूल। तो ऑप्शन हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द mi of solid sphere about tangential axis is, टेंजेंशियल एक्सिस के बाद किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2/5 mr², ऑप्शन बी है आपके पास 7/5 mr², ऑप्शन सी है 5/7 mr², ऑप्शन डी आपके पास 2/5 5/2 mr²। ये ऑप्शन बताइए। अगर आपको याद आ रहा हो सॉलिड स्फीयर होता था, सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एमआई कितना आता जरा बोलो, या डायमीटर के अबाउट कितना आता जरा बोलो? 2/5 mr²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर एक्सिस। जब हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट, तो टेंजेंशियल एक्सिस ये हुई, तो ये रेडियस है r, और ये क्या, इसका मास कितना जरा बोलो? ये सेंटर है। तो कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं जरा बोलो? अभी हम किसके अबाउट घुमा रहे जरा इसको जरा बोलो? इसके अबाउट। तो जब इसके बाद निकालना होता तो मैंने कहा था आपके पास क्या लगा सकते हो? ये दोनों एक्सेस कैसे हैं जरा बोलो? पैरेलल, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा सकते हो। कैसे कहा था? इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसके बाद अगर आईसीएम है तो क्या बोलता है? सेंटर मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर क्या बोलता है? इस बॉडी का टोटल मास और इन दोनों के एक्सेस के बीच के डिस्टेंस का क्या कर देना होता है जरा बोलो? स्क्वायर कर देना होता है, बस हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेस के बाद कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/5 mr² प्लस mr²। देखो आपको ये डायरेक्टली भी पता होना चाहिए, कितना आ जाएगा? 7/5 mr²।
ठीक है, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। वैसे ये डायरेक्टली आपको पता होने चाहिए डेटा। फिर फिर इसमें तो प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा बहुत प्रोसीजर याद रह जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसीलिए मैं ये कराया मैंने। मैं डायरेक्टली नहीं तो इसमें टिक मारता तो चलते रहता ना, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन कराया। सुन लेना, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जब भी हमें सेंटर मास के अबाउट एमआई पता होता है, तो उसके किसी पेलर के एक्सेस के अबाउट अगर एमआई निकालना है तो क्या करना होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एमआई, इसके अबाउट एमआई प्लस इस बॉडी का टोटल मास और इन दोनों एक्सेस के बीच के डिस्टेंस का क्या करना होता है, जरा बोलो, स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, किसी भी एक्सेस के बाद, पेलर एक्सेस के बाद जब भी आप निकाल दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इफ टॉर्क ऑन अ बॉडी इज 0 देन, ठीक है, पहला है आपके पास एंगुलर मोमेंटम, आपके पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम कंजर्व। तीसरा ऑप्शन है एनर्जीज कंजर्व। चौथा ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, बताइए, अगर किसी बॉडी पर अगर टॉर्क 0 है, टॉर्क लिखते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क को कैसे लिखा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। जैसे याद है एक्सटर्नल फोर्स को कैसे लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसे। तो फोर्स अगर 0 होता था, याद है हम क्या करते थे, हम बोलते थे फोर्स अगर 0 है तो dp बाई dt 0 है, तो dp बाई dt है तो p कैसा है, जरा बोलो, कांस्टेंट। क्योंकि किसी का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर बोल रहा कि टॉर्क 0 है, जब टॉर्क 0 होगा तो dl बाई dt तो 0 हो जाएगा। अब किसी का अगर डेरिवेटिव अगर 0 है तो इसका मतलब ये L कैसा है, जरा बोलो, कांस्टेंट है। ये समझ में आना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जरा बोलो, कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्स 0 होता है तो मोमेंट लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड of length L about an axis passing through its center of mass is, ऑप्शन है A B C D, L बाई 2√3, फिर आपके पास L बाई आपके पास L स्क्वायर बाई 12, ऑप्शन सी है L बाई √3, L बाई √2, ये ऑप्शन है। ये है आपके पास L बाई √2, ये है L बाई √3, ये L स्क्वायर बाई 12 है। बोलो, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड बोल रहा, ऑफ लेंथ आपके पास L बोल रहा, अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास बोल रहा, इच। देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आपको एमआई अगर पता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एमआई कितना होता है, जरा बोलो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एमआई होता है
ml² बाई कितना होता है जरा बोलो 12। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप किसी सेंटर मास के अबाउट अगर mi निकालना होता है तो जब भी रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करता है तो इस रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mi जो होता है, जो भी आपका mi देगा जिसका अबाउट आपसे बोल रहा है उसको किसके इक्वल कर देना होता है जरा बोलो mk²। किसके इक्वल कर देना होता है mk²। जो भी जिसका अबाउट आपसे पूछे, जिसका अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालनी है उसको हमने mk² के, इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, l²/12 इक्वल टू कितना आएगा k²। तो यहां से k की वैल्यू निकाल दो, वही आपके पास आंसर हो जाएगा 2√3। ऑप्शन आपके पास ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड, इसमें लिखना द एनर्जी स्टोर्ड, या फिर द एनर्जी डेंसिटी लिखना, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलास्टिक वायर। किसी इलास्टिक वायर की जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या आपको ये बताना है, ठीक है। आया हुआ भी है अलग अलग एग्जामों में। पहला ऑप्शन है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर। ऑप्शन में है 1/2 स्ट्रेस इंटू आपका स्ट्रेन। ऑप्शन सी है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ऑप्शन डी है 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू स्ट्रेन। बोलो भाई कौन सा है, पहला नहीं, ये होता है जो पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी है, ये ध्यान में रखना, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू, या तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये ध्यान में रखिएगा। एनर्जी डेंसिटी जो होती है आपके पास वो किसका फॉर्मूला क्या होता है जरा बोलो, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है द करेक्ट रिलेशन इज हाँ, उसके आगे कुछ और भी होगा देखना है, वो स्ट्रेन का नहीं होगा, वो फॉर्मूला वर्क डन वाले में आ रहा होगा, कहीं पर टर्म आ रहा होगा, अगर आप उसको देख रहे हो वो यंग मॉडुलस का स्क्वायर जैसा आ रहा होगा, यंग मॉडुलस का स्क्वायर होगा वो, सही से जरा देखना उसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हाँ स्क्वायर आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा होगा, वो जो आपने देखा था वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 आपके पास KL² करके जो आपने देखा था, स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एलोंगेशन करके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, इसको बताइएगा कौन सा करेक्ट रिलेशन है, y इज लेस देन ईटा। ऑप्शन बी है सिग्मा इज लेस देन -1। ऑप्शन सी है सिग्मा इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2 ईटा -1। ऑप्शन डी है सिग्मा इक्वल टू 3k बाई y। ठीक है, आपको बाकी सब पता है कि कौन क्या है करके, बोलो सही रिलेशन इनमें से क्या है। अगर आपको याद आ रहा हो मैंने y के दो रिलेशन लिखाए थे, y इक्वल टू 3k था 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा करके, ये रिलेशन हमने देखे थे। ये दो रिलेशन आते नहीं आते हैं, ये क्या आते हैं जरा बोलो, y के दो रिलेशन आते हैं यंग मॉडुलस के। आपको पता है कि सिग्मा की जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है और थ्योरेटिकल वैल्यू दो चीजें होती है, आपको पता होना चाहिए। सिग्मा की जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है -1 से 0.5 तक जाती है, पता है ना, और प्रैक्टिकली कहां तक यूज करते हैं 0 से 5, पता होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा की दो वैल्यू, तो सिग्मा की वैल्यू अगर आप यहां कुछ रखोगे तो ये समझ में आता है
कि आप जब y बाई अगर आप कैलकुलेट करोगे तो y बाई k जब करोगे तो ये लेस देन नहीं आ रहा होगा, ग्रेटर आ रहा होगा y की वैल्यू, y जा रहा होगा तो 3 टाइम। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो हमने यहाँ पर कुछ अगर वैल्यू रखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, अगर तुम 0.5 भी अगर रखते हो 0.5 भी रखो तो 1.5 हो गए, ये 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 ईटा जैसा आएगा। तो ये रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, y तो लेस देन हो ही नहीं सकता ईटा से, ये रिलेशन तो सही है ही नहीं। दूसरा ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जो सिग्मा होता है वो आपके पास -1 से बड़ा होता है। अगर हम थ्योरेटिकल अगर बात करें तो 0.5 से क्या होता है जरा बोलो, छोटा। सिग्मा की ये कौन सी वैल्यू होती है जरा बोलो, ये होती है थ्योरेटिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू आपके पास पता होना चाहिए कहां से कहां तक होती है जरा बोलो, 0.5। ये कहां, ये कौन सी वैल्यू जरा बोलो, प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो ये तो गलत हो गया। फिर तीसरा अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करूं, इसको इधर ले जाऊं तो ये वाला तो रिलेशन बन जाएगा, इसको इस तरफ ले जाओ, 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू वाई, वाई कितना आ जाएगा 2 ईटा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ईटा, 1 प्लस कितना आ जाएगा जरा बोलो ये सिग्मा। नहीं आ रहा, थोड़ा अरेंज करके अलग से दे दिया। अच्छा जरा देखो, ये तो होता ही नहीं है इसमें और इसमें तो रिलेशन ये होता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला, ठीक है, y इक्वल टू 9k ईटा डिवाइडेड बाई ak प्लस ईटा इज द वैल्यू ऑफ, लिखना द वैल्यू ऑफ a इज। इस a की वैल्यू क्या होती है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2, 3, तीसरा ऑप्शन है C 6, ऑप्शन डी है 1, ये ऑप्शन है। देखो अभी जो आपने रिलेशन लिखा था, अगर देखो y को अगर डिवाइड करोगे ना, ये रिलेशन लेके आओगे जरा देखो, y बाय अगर तुम 3 के इक्वल टू लिखोगे तो ये आएगा 1 माइनस कितना आएगा जरा बोलो 2 सिग्मा आएगा। ये y इक्वल टू कितना आएगा जरा बोलो 2 ईटा इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस कितना आएगा जरा बोलो सिग्मा। या फिर अगर इसको इधर ही रख देते हो तो y बाय ईटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 सिग्मा। अभी जो रिलेशन लिखे थे उनको मैं इधर ले आया 3 का और ईटा को, अभी जो रिलेशन लिखे थे अगर दोनों को तुम ऐड कर देते हो तो कितना आता y बाई 3k प्लस y बाई कितना आता जरा बोलो ईटा इक्वल टू कितना आता जरा बोलो ये 3 आता है। इसमें अगर y अगर कॉमन ले लें, ईटा प्लस कितना आएगा 3k डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3k ईटा इक्वल टू कितना आएगा जरा बोलो 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3k प्लस ईटा। ये आएगा रिलेशन, आएगा नहीं आएगा। और इस रिलेशन में देखो जरा k का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है जरा बोलो, कितना आ रहा है 3, तो कितना हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बोलो 3। समझ आ रहा नहीं आ रहा, अभी तो लिखी थी वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें द ट्विस्टिंग, लिख देना आपके पास, द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट इज, ऑप्शन ए है पाई ईटा आर की बार 4 डिवाइडेड बाई 12, फिर है आपके पास 5 ईटा आर आपका क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ऑप्शन सी है पाई ईटा आर की बार 4 डिवाइडेड बाई 4l, ऑप्शन डी है पाई पाई स्क्वायर ईटा आर की बार 4 डिवाइडेड बाई 12। ये तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। पर यूनिट ट्विस्ट अगर हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉरिशनल रिजिडिटी CS, ये कितना आता है जरा बोलो पाई ईटा आर की बार 4 डिवाइडेड बाय कितना आता था जरा जरा बोलो
कितना आता है 12, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब यहां पर डिटेल्ड आपके पास सॉल्यूशन नहीं कराया जा सकते। देखो पाई ईटा आर के बार 4 डिवाइडेड बाय 12, और भी यहाँ पाई स्क्वायर भी है ना, ऐसे ही होता है वो, उसमें थोड़ा बहुत तो 4 के साथ सेम जैसे लग रहे होते हैं। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ गैस is due to transport of पहला मास इन हाँ, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने क्या बोला था, याद है कि विस्कोसिटी किसकी वजह से आता था, जरा बोलो, किस पर बेस्ड है, जरा बोलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। ये ध्यान समझ आ रहा नहीं आ रहा, किस पर बेस्ड है, जरा बोलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम पर, ये ध्यान में रखना। हाँ, वीडियो पॉज हो गई होगी, आप सही है, आप दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए, जिनके इसमें प्रॉब्लम आई है वो रिज्वाइन कर लें दोबारा। रिज्वाइन कर लें, अब सही है, को आप कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जरा किस पर बेस्ड है, जरा बोलो, मोमेंटम पर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। विद द इंक्रीज with the increase of temperature, with the increase of temperature, the so now fluidity liquid of liquid, ऑप्शन ए है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस, ऑप्शन सी है रिमेन सेम, ऑप्शन डी है नो इफेक्ट। ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बोला, द फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड बोला। देखो फ्लूइडिटी क्या होती है आपको बता देते हैं, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो। इसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो, मतलब फ्लो करने की क्षमता। अब फ्लो करने की क्षमता, अगर मुझे बताओ किसी चीज को अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो ज्यादा फ्लो करता है, कम फ्लो करेगा। जैसे तुमने देखा होगा मेल्ट को, अगर हम मेटल को भी अगर हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लो होने लग जाती है, होने लग जाती। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास, मुझे एक बात बताओ, तो इंजन है लिक्विड का, आपके पास लिक्विड क्या करेगा, फ्लो हाई हाई तरीके से फ्लो होगा। अरे फ्लो करने की उसकी एबिलिटी का इंक्रीज होगी नहीं होगी, तो फ्लूइडिटी उसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसमें हाँ हाँ, तुम्हारे इसमें नहीं है, इस बार इसमें है, सिलेबस में है नहीं। अगर वो कराएंगे तो फिर कहेंगे क्यों कराया करके, तो कराया नहीं फिर। बंद वाली प्रिंसिपल वगैरह सब हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फॉर द रेन ड्रॉप टू बी स्फेरिकल, टू बी स्फेरिकल,
शेप, लिखा इन शेप इज। क्या है आपके पास? पहला विस्कोसिटी, दूसरा है सरफेस टेंशन, तीसरा है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और चौथा ऑप्शन है आपके पास क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ तो फिर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स है बी। हाँ, क्या होता है जरा बोलो? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में की एग्जांपल में हमने लिखा होगा, देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। वाटर सोक्स द ग्लास सरफेस, then the angle of contact is। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा ये बताना है। ठीक है, पहला है 45 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, 135 डिग्री, ऑप्शन 0 डिग्री। बोलो। वाटर सोक्स द ग्लास सरफेस। देखो, ये ग्लास सरफेस है, इसमें वाटर जो है अच्छी तरीके से आपके पास सोक हो जाता है, बोला चिपक जाता है। जब चिपक जाएगा तो अगर मुझे बताओ, ये आपके पास ये टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। जब बहुत अच्छी तरीके से अगर चिपक जाएगा, वेट कर देगा, तो आपको पता है कि आपके पास अगर हम एंगल देखते थे लेस देन आपके पास 90 होता था। ये बात समझा रही नहीं आ रही? कंप्लीटली अगर वेट करेगा तो आपके पास उस केस में अगर हम बात करें, जैसे प्योर वाटर के लिए अगर हम बात करें, तो उस समय जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आता था कितना आता था? जरा बोलो कितना आता था? 0 डिग्री। समझ में आई नहीं आई बात? अगर लिखा है कंप्लीटली, अगर आपके पास ये वाटर का सोक हो जा रहा है ग्लास सरफेस में, देन ये ध्यान में रखना, यानी कि कंप्लीटली चिपक जा रहा है। देन उस समय एंगल कहां की तरफ जा रहा होगा? जरा बोलो 0 डिग्री की तरफ टेंड कर रहा होगा। ये बात समझ में नहीं है? ये ध्यान में रखना। ठीक है, हटा दें। for perfectly rigid body modulus of elasticity will be modulus of elasticity will be। जैसे पूछा जाता है मैं उसी तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछ रहा हूं, सेम क्वेश्चन, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, 1 और चौथा ऑप्शन है 0। तो फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी बोला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपने देखा होगा यंग मॉडुलस, तो आपने यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देखा F इंटू एल डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा एल। मुझे बताओ रिजिड बॉडी के लिए अगर मैं डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आएगी? जरा बोलो 0, क्योंकि रिजिड है। रिजिड मतलब जिसमें आपके पास फोर्स लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ में। ठीक है, तो y की वैल्यू कहां की तरफ टेंड करेगी? जरा बोलो इंफिनिटी की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट है इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ अ solid does not depend on, इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पहला है टेम्परेचर पर, दूसरा है इम्प्योरिटी पर, तीसरा है शेप एंड साइज पर, और चौथा ऑप्शन है
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड नहीं करता? देखो इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड वाला डज नॉट डिपेंड ऑन, देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपने पढ़ा था, याद अगर आप याद है, इलास्टिसिटी जो है वो क्या होता है जरा बोलो, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता था जरा बोलो, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिसिटी क्या होती थी जरा बोलो, घटती थी, याद है? हाँ, टेम्परेचर पर तो डिपेंड करती है। इम्प्योरिटी मिलाने से भी ये ध्यान में रखना कि जो इलास्टिसिटी हो वो उस पर फर्क पड़ जाता है भाई। अगर हम जब किसी आपके पास मटेरियल में, नॉर्मल सी बात है, किसी मटेरियल के लिए डिफाइन हो रही है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती हो। ये किस पे डिपेंड करती है जरा बोलो, किस बात पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल। अगर नेचर ऑफ मटेरियल पर अगर डिपेंड कर रही है तो नॉर्मल सी बात है, जब उसमें अगर अलग सा मटेरियल मिला दूंगा, इम्प्योरिटी मिला दूंगा, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी जरा बोलो, बदल जाएगी। ये बात सुनिए, तो इस पे तो डिपेंड करती है, इस पे भी डिपेंड करती है। दूसरा आपको अगर एक बात बताते हैं जरा, देखो अगर आपने देखा होगा विद इन द इलास्टिक लिमिट, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है ना, आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है, और इसका जो जब हम एंगल ऑफ थीटा लिखेंगे, यानी कि आपके पास टेन थीटा लिखूंगा, ये कितना आता है जरा बोलो, इसी का ये क्या आता है जरा बोलो, ई आता है। ये किसका कर्व है जरा बोलो, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का कर्व है। और आपको पता है कि हुक्स लिमिट तक हम ये ई डिफाइन कर रहे होते हैं। और इस समय चाहे आप स्ट्रेस कुछ भी लगाओ और स्ट्रेन कुछ भी लगाओ, चाहे बॉडी में शेप और साइज में कुछ भी चेंज आ रहा हो, लेकिन थीटा क्या रहने वाला है जरा बोलो, सेम। मतलब आप स्ट्रेस कुछ भी लगाओ, स्ट्रेन कुछ भी मिले, मुझे बताओ अगर मैं यहां चले गया, इस पॉइंट पे चले गया, इस पॉइंट पे चले गया, थीटा सेम रहेगा नहीं रहेगा? और थीटा नहीं रहेगा, थीटा सेम रहेगा तो आपको पता थीटा होता क्या जरा बोलो, tan थीटा क्या रहेगा जरा बोलो, सेम। तो ये क्या जरा बोलो, इलास्टिसिटी। अरे यही क्या जरा बोलो, इलास्टिसिटी। मतलब ये समझ में आना चाहिए कि आप विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर बात करोगे, चाहे आप स्ट्रेस कुछ भी लगाओगे, स्ट्रेन चाहे कुछ भी हो, स्ट्रेस लगाने से अगर स्ट्रेन कुछ भी हो, लेकिन ई क्या रहने वाला है जरा बोलो, सेम। ई पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई, ये ध्यान में रखना। थीटा क्या सेम, चाहे आपने स्ट्रेस ही लगाया स्ट्रेन है, स्ट्रेस ही लगाया स्ट्रेन है, लेकिन एंगल तो यही है। यानी कि बॉडी के शेप और साइज में तो चेंज आ रहा होगा, लेंथ शेप और साइज चेंज हो रहे होंगे, लेकिन ई बदल नहीं रहा होगा भाई। मतलब ध्यान रखना, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती भाई ई। अच्छा, क्या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल, क्रिस्टलाइन उसके अंदर एटम किस तरीके से अरेंज है इस बात पर डिपेंड करेगा। ये बात सुनिए, इसकी आपका क्लोजली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है, ये बात सुनिए, ये ध्यान में रखना। तो ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A particle kinetic energy is n times its rest mass energy. Its mass is, मास क्या होगा? ऑप्शन है एम नॉट एन इंटू एम नॉट, ऑप्शन सी है 1 प्लस एन इंटू एम नॉट, ऑप्शन डी है 1 प्लस 1 बाई एन इंटू एम नॉट। ये ऑप्शन। अ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इज एन टाइम्स, ये क्या लिखा है जरा बोलो, एन टाइम्स इट्स रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, इट्स मास कितना होगा, इसका मास ही बताना है। बताओ तो फिर कितना होगा इसका मास। देखो आज आपको याद है जब मैं रिलेटिविटी में भी पढ़ाया था, क्या बताया था कि जो आपको पता होनी चाहिए, जो टोटल एनर्जी लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या होती है, mc स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, mc स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर। और उसने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी कितनी है जरा बोलो, काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स रेस्ट मास एनर्जी। ये क्या है, कौन सी एनर्जी होती है, रेस्ट मास एनर्जी, पता है ना? तो ये है क्या, ये n टाइम्स ऑफ क्या जरा बोलो, एम नॉट सी स्क्वायर, यानी है
तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, एम सी स्क्वायर माइनस के आपके पास कितना एम नॉट सी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, देखो एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर, तो एन प्लस वन कितना आ जाएगा जरा बोलो, एम नॉट सी स्क्वायर कितना आ जाएगा एम इंटू सी स्क्वायर, इससे ये अच्छा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा जरा बोलो, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा जरा बोलो, कैंसिल आउट, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, एम की वैल्यू आ जाएगी एन प्लस वन एम नॉट, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एम नॉट, कितना है एम नॉट, एंड इट्स एनर्जी इज, एनर्जी मत लिखना, इट्स वेलोसिटी लिखना, इट्स वेलोसिटी इज c by root 2, its momentum इज, मोमेंटम कितना होगा ये बताना है, ऑप्शन है एम नॉट सी डिवाइडेड बाई रूट टू, दूसरा है आपके पास एम नॉट इंटू सी, तीसरा है रूट टू इंटू एम नॉट इंटू सी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। चलो अब बताओ क्या आएगा, बोलो। अच्छा बताओ, रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, एम नॉट है बोला, इट्स वेलोसिटी सी बाई टू है, मतलब पहले बात बताओ ये अगर वेलोसिटी इधर की तो कौन सा मोशन हो रहा है, रिलेटिविस्टिक मोशन हो रहा है, लाइट की स्पीड से सी बाई टू से चल रहा है ना, मतलब बहुत ज्यादा उसकी स्पीड है। मुझे बताओ वैसे मोमेंटम होता क्या, मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या है, एम इंटू वी, और ये मास मुझे बताओ जब रिलेटिविस्टिक मोशन हो रहा होता है ये मास कांस्टेंट होता है वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है, मास बदलता है जब आपका पार्टिकल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो, और वेलोसिटी बढ़ने के साथ मास बढ़ता है घटता है, ये भी एक क्वेश्चन है। मुझे बताइए वेलोसिटी अगर पार्टिकल की वेलोसिटी का बढ़ती है तो मास बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। ये लिखा होगा देखना एसटीआर में, हमने लिखा होगा कि मास से आपके पास जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है पार्टिकल की वैसे वैसे क्या होता है, मास क्या होता है बढ़ता है। किस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ये होता है एम नॉट इक्वल टू वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये होती है एम की वैल्यू, और ये v क्या है जरा बोलो, v की वैल्यू क्या दे रही है, सी बाई कितना दे रखा जरा बोलो रूट टू, और इस v भी तो यही है, तो रख दो यहाँ पर m नॉट वन माइनस सी कितना आ जाएगा जरा बोलो, सी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा टू सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या जरा बोलो सी बाई रूट टू। सॉल्व कर लीजिए इसको और आपके पास यहाँ से कितना आ रहा जरा देखिए, क्या आ जाएगा एम नॉट, ये आ जाएगा टू माइनस वन आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा रूट टू, और ये आ जाएगा आपके पास कितना सी बाई रूट टू, इससे कैंसिल आउट होगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी एम नॉट इंटू सी, तो मोमेंटम जो आ जाएगा वही आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये देखो आपको क्या लगेगा ना, मैं ये कर लेता हूँ करके m इंटू बी कर लेता हूँ, m मास एम नॉट देगा, सी बाई रूट टू लग लेता हूँ, दिमाग ये करेगा। ये ध्यान में रखना जब भी रिलेटिविस्टिक मोशन हो रहा है तो मास को ये रखना पड़ेगा, मास क्या होगा जरा बोलो, ये बात समझा नहीं है, ये समझ में आना चाहिए तभी जाके सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट है आपके पास अ बॉल इज थ्रोन, अ बॉल इज थ्रोन vertically upward from a moving train, from a moving train, then the path of the ball as seen from the ground
ग्राउंड इज क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है पैराबोला, ऑप्शन सी है इलिप्स, ऑप्शन डी है सर्कुलर सर्कल। बोलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ फटाफट। क्या कह रहा है आपको बताओ, समझ में आया है? अच्छा, आप एक ट्रेन में बैठे हो, मान लो आपने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, आपके हाथ में आएगी या नहीं आएगी, पहली बात तो ये बताओ। सभी बताओ, चलो ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बताओ। आप एक ट्रेन में हो, ट्रेन में आप बैठे हुए हो, ठीक है, आपने एक बॉल ऐसे ऊपर की तरफ उछाली, तो दोबारा आपके हाथ में आएगी या नहीं आएगी, पहले तो ये बताओ है। आप ट्रेन में बैठे हो, आपने खाली ऐसे उछाला, खाली ऐसे उठा, अरे बाहर थोड़ी फेंकनी है, ट्रेन से बाहर नहीं फेंकनी है, ट्रेन में ऊपर को फेंकनी है ऐसे करके। आप ट्रेन में बैठे हो, हल्का सा ऐसे ऊपर उछालना है, दोबारा हाथ में आएगी नहीं आएगी, क्यों ट्रेन तो आगे की तरफ जा रहा है, आप आगे नहीं पहुंच जाओगे। बॉल जैसे आपने यहाँ पर उठा ली, बॉल आपने यहाँ पर उछाली, आप कहाँ को जा रहे हो, आगे को जा रहे हो, क्या ये दोबारा आपके हाथ में आएगी नहीं आएगी, पहले क्वेश्चन तो ये है। बिल्कुल दोबारा हाथ में आएगी हो, क्यों आएगी उसका रीजन मैं बताता हूँ जरा, सुना। मान लो, ध्यान सुनना, ये मान लो ट्रेन आगे की तरफ जा रही है किसी वेलोसिटी से, कुछ वेलोसिटी भी वेलोसिटी से, तो आपके हाथ में जो ये बॉल है ना, आपके हाथ में जो बॉल है ना, ये भी वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। मान लो आप ग्राउंड में हो, जरा ध्यान सुनो, मान लो आप ग्राउंड से देख रहे हो ना, ये ग्राउंड से बोल लो, मान लो आप ग्राउंड में हो, मुझे बताओ ये जो बॉल है, ये बताओ अगर आपने हाथ में पकड़ी है, ये रेस्ट पर है किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, जा रही नहीं जा रही है। हमारे दिमाग में आता नहीं, जो ये दोबारा हाथ, अच्छा दोबारा हाथ में आएगी तो क्या इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा? अच्छा मुझे बताओ, पाथ इसका स्ट्रेट लाइन होगा क्या? ये पाथ के बारे में कमेंट करो तो पाथ क्या होना चाहिए इसका। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, इसको आपने ऊपर की तरफ उछाला, या हाथ में आ गई, तो क्या पाथ आपके पास स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, सर्कल होगा, क्या होगा? पैराबोला होगा। सुना, क्योंकि जब ये आप इसमें बैठे हो ना, ये वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, तो ये बॉल रेस्ट पर नहीं है, बॉल भी वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। बॉल कहां की तरफ जा रही है जरा बोलो, ये क्या है जरा बोलो। बॉल, बॉल भी आपके पास, ट्रेन अगर वी वेलोसिटी से आगे, तो बॉल भी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जैसे आप इसको ऊपर की तरफ उछालोगे, तो इसको एक वेलोसिटी, अगर ये v1 है तो ये v2 इसका एक वेलोसिटी इधर मिल जाएगी। जो एक वेलोसिटी है, तो इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा जरा बोलो, इधर जाएगा नहीं जाएगा? दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहां से आता है, उन दोनों के बीच से। तो जब ये इधर की तरफ जाएगा, अब ऊपर ही तो जाते नहीं रहेगा, कुछ देर बाद कहां जाएगा जरा बोलो, इधर नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन में कहां की तरफ है, नीचे की तरफ है। नहीं आई बात समझ में? जैसे हम इसको ऐसे फेंकते हैं ना, किसी एंगल पे ऐसे फेंकते हैं, तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे होता है, तो कुछ देर बाद कहां जाता है, नीचे आ जाता है। जब ये नीचे आएगा तो इसका पाथ कैसा होगा जरा बोलो, स्ट्रेट लाइन। अब आपको कहे सर मुझे तो ऐसा दिखता ही नहीं, मैं वो ट्रेन में बैठा हूं। तेरे को इसलिए नहीं दिखता क्योंकि तेरी जो वेलोसिटी है, तेरे ध्यान सुनना, ये जो बॉल की जो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जितना तू आगे बढ़ रहा है उतना ही बॉल भी आगे बढ़ रही है। तेरे को इसलिए आगे बढ़ना नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो आप, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हो, और साथ में एक और पर्सन 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है, तो आप एक दूसरे को रेस्ट पर जैसा देखते हो। समझ आ रही नहीं आ रही बात? इसलिए आपको हॉरिजॉन्टल मोशन दिखाई नहीं देता है, सिर्फ कौन सा मोशन दिखाई देता है जरा बोलो, वर्टिकल मोशन दिखता है। तो आपको दिमाग में आता है कि यार वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए करके, स्ट्रेट लाइन नहीं, वो जितना आप आगे बढ़ चुके हो तो बॉल भी उतना ही आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन वो आपका किस पाथ को फॉलो कर रही होती है जरा बोलो। अगर वो ये प्रोजेक्टाइल पाथ दिखेगा किसको, ये प्रोजेक्टाइल, ये आपके पास जो पैराबोला जो पाथ है, ये पैराबोला पाथ दिखेगा किसको, ये पैराबोला पाथ दिखेगा किसको, जो पर्सन कहां होगा जरा बोलो, जो ग्राउंड पर होगा उसको दिखेगा। समझ में आई बात? तो पाथ कैसा होता है जरा बोलो, पैराबोला, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, एक नई सीरीज भी स्टार्ट हो रही है करके, वो आज शाम को इवनिंग से स्टार्ट हो जाएगी। उसकी जो टाइमिंग होगी लगभग आपके पास 7:10 के आसपास होगी, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें जो है थोड़ा बहुत हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, जैसे जो और जो पूछे जाते हैं, ये तो इसमें तो 8 जो यूनिट वाइज है उनको मैं करा रहा हूँ।
उसमें जैसे हम डायमेंशनल वर्क के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी काइनेमेटिक्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है कि वो ये मॉर्निंग में ही चलेगी, वो क्लास अलग होगी, उसका लिंक अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। अगर आपको वो कोर्स अगर लेना होगा तो आज दिन तक का मतलब दिन में तक सर से बात कर लेना, रमेश सर से। मैं आपको नया क्लासरूम बन चुका है उसमें ऐड कर दूंगा, उसमें बच्चे भी ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि वो उन बच्चों की रिक्वेस्ट पर बनाया गया जिनने ये क्लास तो चलती रहेगी। खैर ये क्लास में आपको 8 क्लासों की बात हुई है, तो आपको 8 यूनिट वाइज एक एक लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, बाकी आपको बताइए, ठीक है। बाकी मैंने क्या कहा कि जैसे हमें कभी देखने को मिलता है काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है, अब लेकिन आपके उसमें काइनेमेटिक्स मेंशन नहीं है, ठीक है। कभी आपका डायमेंशन की भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है मैं किसमें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, उनमें। तभी मैंने आपके पास वो लेक्चर आपका 20+ एमसीक्यू वीडियो करके बना रखा है, ठीक है। चलिए बाकी बात करेंगे इवनिंग में, ठीक है, अभी के लिए इतना ही।